हेलो बच्चों, आप सभी की आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की क्लास हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज की क्लास में हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है। तो अगर आप देखेंगे आज का मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो वो सब अपन आज डिटेल के साथ यहाँ समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं। तो ये एक ओवरव्यू है, मतलब एक ये ऐसा व्यू है जो आपको बताता है कि एक्चुअली में इसका क्लासिफिकेशन का बेस क्या क्या हो सकता है, कैसे हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही आराम से और बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शुरू करें फिर अपन। तैयार हो आप सभी? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आओ देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। जैसा कि यहाँ लिखा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, इसको समझना एक बार आप ध्यान से देखो। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से जब मैं इधर जाता हूं तो बाय नंबर ऑफ द हेलोजन एटम, किसी हाइड्रोकार्बन पे कितने हेलोजन एटम लगे हैं उसके बेस पे क्लासिफिकेशन। मतलब हो सकता है ना किसी हाइड्रोकार्बन पे एक हेलोजन एटम लगा हो सकता है दो हेलोजन एटम लगे हो सकता है तीन हेलोजन एटम लगे हो सकता है चार हेलोजन एटम लगे और हो सकता है बहुत सारे हेलोजन एटम लगे हो। तो उसके बेसिस पे हम इसका क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर एक हेलोजन एटम लगा होगा किसी हाइड्रोकार्बन पे तो उसे मोनो से रिप्रेजेंट करेंगे। मोनो का मतलब होता है एक। अगर दो लगे होंगे तो उसे डाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तीन लगे होंगे तो ट्राई से, और तीन से ज्यादा लगे होंगे तो पॉली हेलोजन कंपाउंड के फॉर्मेट में उसे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे समझ आया नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे हम उसका कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी इसको विथ डिटेल अपन पढ़ने वाले हैं। आगे नेक्स्ट समझते हैं अपन। यहाँ पे अगला हमारे पास आता है बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX कार्बन। CX कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे जरा समझिएगा। CX कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, X। कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, X। अब ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसके बेसिस पे भी हम इसका क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगला तरीका हमारे पास जो आता है उसमें हम बाय नंबर ऑफ द कार्बन एटम CX कार्बन में, मतलब नंबर ऑफ द कार्बन एटम इस CX में, इस CX में ये जो C है, इस CX में, इस CX में ये जो C है इससे और कितने कार्बन एटम अटैच्ड है, इसके बेसिस पे भी हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? इस CX में C से हो सकता है एक और कार्बन एटम अटैच्ड जिसे हम CH3 कह सकते हैं। बाकी हाइड्रोजन हो सकता है कि एक और कार्बन एटम अटैच्ड हो जिसे हम CH3, दो CH3 हो गए। हो सकता है तीन कार्बन एटम अटैच्ड हो जिसे हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री। अगर एक होगा तो हम प्राइमरी 1 डिग्री कहेंगे। अगर इस कार्बन से दो कार्बन अटैच्ड होंगे तो उसे हम सेकेंडरी 2 डिग्री कहेंगे, 2 डिग्री कहेंगे। अगर इससे तीन कार्बन एटम अटैच्ड होंगे तो उसे हम टर्सरी 3 डिग्री कहेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन का एक बेस हमको यहाँ मिल जाता है। इस वाले में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ अलग अलग नेम है, बट वो नेम अभी आपको समझ नहीं आएंगे जब तक अपन विद डिटेल उनको नहीं समझेंगे। जैसे एल्किल हो गया,
एलिलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया, एरिल हो गया। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट नेम है, इसका एक एक का मीनिंग समझेंगे विथ डिटेल, आराम आराम से, ठीक है। तो ये तो अपने पास बेस है, क्लासिफिकेशन का बेस, कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो इस बेस को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में उतार लो। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जरा समझना। अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम की संख्या, नंबर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली, बस उसी को हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। तो आ जाओ एक बार समझते हैं इसको। अगर मैं नंबर ऑफ द हेलोजन एटम के बेसिस पे इसको समझाने की कोशिश करूं, तो यहां पर मेरे पास समझाने के लिए सबसे पहले आता है मोनो हेलोजन कंपाउंड। अब मोनो हेलोजन कंपाउंड क्या होता है ये देखो। मोनो हेलोजन कंपाउंड का मतलब होता है कि एक हाइड्रोकार्बन है और उसमें केवल कितने हेलोजन एटम है? एक हेलो। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, वन। तो इसका मतलब किसी हाइड्रोकार्बन पे अगर सिंगल हेलोजन एटम लगा होगा तो उसे मोनो हेलोजन कंपाउंड कहा जाएगा। जैसे देखो, contain only one halogen atom attached to the carbon। अब यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि किसी हाइड्रोकार्बन में किसी एक कार्बन से अगर एक हेलोजन एटम अटैच्ड होगा तो उसे हम मोनो हेलोजन कंपाउंड कहेंगे। नेक्स्ट समझना, जनरल फॉर्मूला RX रहता है इसका, जिसे एल्किल, ये जो R होता है उसे एल्किल लिखते हैं। और अगर मैं मतलब बेंजीन के एलो एल्कीन की बात करूं तो उसमें ARX होता है जनरल फॉर्मूला, जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था। और ARL का मतलब होता है एरिल। तो ये एरिल और एल्किल के बारे में विद डिटेल से अपन ने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। और RX क्या होता है और ARX क्या होता है ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। कि कोई एल्किल पे एक हेलोजन लगा है, ये इसका RX जनरल फॉर्मूला, मोनो हेलोजन। और अगर कोई एरिल पर एक हेलोजन लगा है तो ये इसका मोनो हेलोजन कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखते हैं। मोस्ट कॉमनली स्टडी क्लास सिंपलेस्ट रिएक्टिविटी पैटर्न्स। मतलब ये है कि सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्मेट में जिस मोनोहेलोजन कंपाउंड की जो क्लास है वो सबसे सिंपल मोनोहेलोजन कंपाउंड होते हैं। मोनोहेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, अगर आपको कोई पूछ ले तो उसको इतना बोलना कि ये जो हम स्टडी करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, उसका सबसे पहला मेंबर मोनोहेलोजन कंपाउंड है, सबसे पहला मेंबर। और जब अपन इसकी स्टडी करते हैं तो मोनोहेलोजन कंपाउंड इसका सबसे पहला बेस है। क्या है? सबसे पहला बेस है, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। आगे आओ, ये सबसे पहला मेंबर है, सबसे पहला बेस है। आगे है एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्लोरो एथेन इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, ब्रोमो एथेन इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। अब इसको डिटेल से देखते हैं। जैसे मान लो C2H5 और मैंने Cl जोड़ दिया, तो इस हाइड्रोकार्बन में मैंने केवल कितने हेलोजन जोड़े? एक। तो इसे बोला जाएगा क्लोरो एथेन। वहीं पे अगर मैं C2H5 में एक ब्रोमीन जोड़ दूं, सिंपल एक ही हेलोजन है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन, मोनोहेलोजन कंपाउंड। अगर बेंजीन के अंदर C6H5 में मैं केवल एक क्लोरीन जोड़ देता हूं तो ये मोनोहेलोजन कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर केवल कितने हेलोजन है? एक हेलोजन है। तो मोनोहेलोजन कंपाउंड वो होते हैं जिसमें केवल एक हेलोजन होगा, एक हेलोजन एलिमेंट होगा। अब इधर आओ एग्जाम्पल में, जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। बाकी इस कार्बन से एक बॉन्ड ये बन गया और बाकी तीन इससे क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले कार्बन से भी तीन बॉन्ड बना रखे हैं, दो तो है हाइड्रोजन, पर इसमें अगर आप देखोगे एक क्या है? क्लोरीन। तो हेलोजन एटम कितने हैं? हेलोजन एटम कितने हैं?
तो इसमें हेलोजन एटम है एक हेलोजन एटम है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, मोनो हेलोजन कंपाउंड। इस तरीके से हमने समझा कि मोनो हेलोजन कंपाउंड क्या होता है। इसका नाम क्या है, क्लोरोएथेन इसका नाम है, फॉर्मूला है C2H5Cl इसका फॉर्मूला है, 1 क्लोरीन एटम इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए इसको मोनो हेलोजन कंपाउंड कहा जाता है। तो ये तो हो गया मोनो हेलोजन कंपाउंड की बात। अगर आपको दिमाग में बिठाना है, एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो मोनो हेलोजन कंपाउंड को लेके इतना ज्ञान आपके लिए बहुत काफी है। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने पास, हम बात करेंगे डाई और पॉली हेलोजन कंपाउंड की। अब डाई और पॉली हेलोजन कंपाउंड से क्या समझ में आ रहा है भाई? डाई का मतलब तो क्या होता है, सिंपल सिंपल क्लियर है कि डाई का मतलब होता है हमारे पास दो, डाई का मतलब होगा दो, और पॉली का मतलब आप यहां पे क्या ले सकते हो, मोर देन टू, मोर देन टू मतलब दो से ज्यादा। अब इसमें दो ही मेन चीजें होती है, या तो टू या मोर देन टू, या तो टू या फिर मोर देन टू। अगर मैं टू की बात करूंगा, दो हेलोजन होंगे तो उसे डाई बोलेंगे, और मोर देन टू ले लेंगे तो उसे पॉली हेलोजन बोल देंगे। जरा समझना, यहां देखो, डाई हेलोजन कंपाउंड्स, टू हेलोजन एटम इन द मॉलिक्यूल। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में दो हेलोजन एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसे डाई हेलोजन बोलेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे CH3 CH और CH2 है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है। तो इस वाले हेलो एल्केन में कितने हेलोजन हैं, कितने हेलोजन है, दो हेलोजन, दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है। कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाई हेलोजन कंपाउंड। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा भी हुआ है, मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देता हूं, डाई हेलोजन कंपाउंड, ठीक है, डाई हेलोजन कंपाउंड। डन है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डाई हेलोजन कंपाउंड क्या होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, अब ये मैथेन है, मैथेन था किसी टाइम पे, मतलब इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इस तरीके से इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, 4। पर यहाँ पे क्या हुआ होगा ना, कोई भी दो हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर दिया गया होगा, हटा दिया गया होगा, और जिन दो हाइड्रोजन को हटाया गया उसकी जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन। क्या आ गया, क्लोरीन। और कितने क्लोरीन आ गए, दो। जब दो क्लोरीन आ गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डाई हेलोजन कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, डाई हेलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट आओ आगे देखो, अब उसके बाद ट्राई हेलोजन या पॉली हेलोजन की अगर मैं बात करूं, तो 3 और मोर देन हेलोजन एटम, 3 और मोर देन हेलोजन एटम का मतलब या तो 3 या 3 से ज्यादा हेलोजन एटम अगर किसी हाइड्रोकार्बन में होंगे तो वो ट्राई हेलोजन में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, फिर यहाँ क्लोरीन है, तो इसमें कितने हेलोजन हैं, कितने हेलोजन एटम दिख रहे हैं आपको, 1 2 और 3, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राई हेलोजन कंपाउंड। ट्राई हेलोजन कंपाउंड, ट्राई हेलोजन कंपाउंड वो होंगे जिसमें कम से कम 3 हेलोजन एटम होंगे, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट समझते हैं, पॉली हेलोजन मतलब 3 से ज्यादा अगर हेलोजन एटम लगे हैं किसी हाइड्रोकार्बन में तो पॉली हेलोजन के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि डाई हेलोजन और पॉली हेलोजन क्या होता है। अगर हम नेमिंग की बात करते हैं तो प्रीफिक्स, जब अपन नेमिंग करते हैं तो प्रीफिक्स समझते हो ना, जब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स फर्स्ट एंड सफिक्स सेकंड। तो वहां पे जब प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स क्या, क्लोरीन का क्लोरो,
ब्रोमीन का ब्रोमो, फ्लोरीन का फ्लोरो, आयोडीन का आयोडो, ये प्रीफिक्स लिखते हैं ना, तो हम उसके आगे हमेशा डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्दों का यूज करेंगे। अगर 2 हेलोजन लगे होंगे तो डाई यूज करेंगे, 3 होंगे तो ट्राई यूज करेंगे, 4 होंगे तो टेट्रा यूज करेंगे। ऐसे वर्ड यूज करेंगे। क्यों करेंगे? ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने हेलोजन एटम किसी हाइड्रोकार्बन में लगे हुए हैं। दैट्स इट। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे CH2 और Cl2। इसमें 2 हेलोजन है, इसीलिए इसे डाई हेलोजन कंपाउंड बोला जाएगा। इसमें 3 हेलोजन है, तो इसीलिए ट्राई हेलोजन कंपाउंड बोला जाएगा। इसमें 4 हेलोजन है, इसे टेट्रा हेलोजन के साथ या पॉली हेलोजन भी आप कह सकते हो। इसे आप टेट्रा हेलोजन कंपाउंड या पॉली हेलोजन कंपाउंड, पॉली हेलोजन कंपाउंड, या तो हम इसको टेट्रा हेलोजन कह सकते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें मैंने बताई कि डाई हेलोजन क्या होता है, ट्राई हेलोजन क्या होता है, पॉली हेलोजन क्या होता है। अब नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं, देखो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे तो क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है। अब नंबर 2 पे आता है कि जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड है। जैसे अगर मैंने बताया कि कोई हेलोजन किससे कनेक्टेड होगा, कार्बन से, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, उस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है, कैसा कैसा हो सकता है, कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है, और किस सिचुएशन में उसका नाम क्या होगा, वो डिटेल में आराम आराम से पढ़ेंगे। अच्छा, एक मेन पार्ट बताता हूँ, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट यही होता है, मतलब बच्चे को सबसे कम समझ में भी यही आता है। उसका रीजन है क्योंकि 5-6 अलग अलग नाम होते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। बट इस लेक्चर के बाद आपको ये सारे नाम आपके दिमाग में होंगे, हर एक चीज, क्योंकि जो चीज मैं पहले बताऊंगा वो पहले याद हो जाएगी, तो उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके दिमाग में होगी। दूसरा सिमिलर वर्ड कभी भी आपको कंफ्यूज कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आओ समझते हैं इसको। हमारे पास है एल्किल हैलाइड, जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब मैंने ये बोल तो दिया, लेकिन आपके लिए समझना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूं, आओ। हेलोजन जिस भी कार्बन से कनेक्टेड होगा, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है, जिस भी कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है, तो ध्यान रखना उसे हम एल्किल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। अब जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल हो सकते हैं sp3 वाले, कैसे, आओ समझाता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कार्बन है CH3 और उससे कोई हेलोजन कनेक्टेड है। एक हो सकता है कि CH3 जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्टेड है उससे एक और कार्बन जुड़ा है। एक हो सकता है कि हमारे पास CH3 जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्टेड है उससे 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, और एक लास्ट हमारे पास हो सकता है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे और 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। कितने कार्बन? 3 और कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों चारों सिचुएशन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ये भी क्या है? sp3 है। ये भी क्या है? sp3 है। और ये भी क्या है? sp3 है। तो ये सारे के ही सारे किसके अंदर आएंगे? एल्किल हैलाइड के अंदर आ जाएंगे। समझ आ गया? अब ये भी तो हो सकता है ना इसमें और लंबी कार्बन श्रृंखला हो, सर ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे कि इसमें जो जो ये वाला कार्बन है एक ही ना हो, इसमें 5-6 हो, बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकता है कि सर ये एक कार्बन है और ये 5-6 कार्बन वाला हो, या फिर हो सकता है ये 2 कार्बन वाला हो, ये 5-6 वाला हो, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है ये एक कार्बन वाला हो,
ये 3 कार्बन वाली ऐसी श्रृंखला हो सकता है ये 10 कार्बन वाली श्रृंखला हो, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर पॉइंट ये है कि हमारे पास एल्किल हैलाइड की कौन कौन सी मेन सिचुएशन हो सकती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको दिमाग में रखने हैं कि कहाँ कहाँ एल्किल हैलाइड हो सकता है। अब जरा देखना, हेलोजन अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ ए सिंपल सैचुरेटेड चेन। अगर किसी सिंपल सैचुरेटेड चेन, सिंपल सैचुरेटेड का मतलब समझ गए, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा। सिंपल सैचुरेटेड चेन का मतलब समझना जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब वो सिंपल सैचुरेटेड चेन हो जाएगी। अब सिंपल सैचुरेटेड चेन के अंदर अगर कोई हेलोजन अटैच्ड है तो उसी को हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड। अब सिंपल सैचुरेटेड चेन में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये मेन वर्ड है जो हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करेगा या इस डेफिनेशन के 4 चांद लगाएगा। ये आप सभी ध्यान रखना। अगला पार्ट समझते हैं। The CX carbon is bonded to 3 other atom with tetrahedral geometry। जैसा कि मैंने ये वाला एग्जांपल दिया ना कि जिसमें ये जो CX है, जिसमें ये जो C है, ये 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। कैसी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट क्लास आल्सो कॉल्ड सिंपल एल्किल हैलाइड। ये जो हमारे पास होता है एल्किल हैलाइड, ये सबसे सिंपल क्लास होती है हेलो एल्केन में, सबसे सिंपल, इससे सिंपल नहीं होती। फिर इसके बाद तो इसके लेवल अप, लेवल 2, लेवल 3 पे चला जाएगा, पर सबसे सिंपल हेलो एल्केन अगर कोई होगा तो वो क्या होगा? एल्किल हैलाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, 2 क्लोरो प्रोपेन, जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है। आओ समझते हैं कैसे। ये है CH3, फिर ये है CH, और फिर ये है CH3, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो। तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 2 क्लोरो, और फिर उसके बाद 3 कार्बन वाली चेन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तो ये क्या हो गया? 2 क्लोरो प्रोपेन, जिसके अंदर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यस या नो? ठीक है। तो बस इस तरीके से हमने पढ़ा कि एल्किल हैलाइड क्या होता है। अब आपको समझ आ गया होगा एल्किल हैलाइड क्या होता है। डन है, आई होप। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट हमारे पास आता है जिसमें हम विनाइलिक एंड एरिल हैलाइड को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, विनाइलिक और एरिल हैलाइड क्या सेम होते हैं? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होते, बट इनके कैरेक्टर कुछ कुछ मिलते हैं। मतलब इनका एक जो मेन पॉइंट है ना जिससे इसको डिफाइन करते हैं वो थोड़ा सा मिलता है, हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि बेस क्या है इनका? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो बेस है ना वो बेस मिलता है यहाँ पे। बाकी है ये दोनों अलग चीज। एरिल हैलाइड एक अलग चीज है, दिमाग में रख लेना, और विनाइलिक हैलाइड एक अलग चीज है। वैसे विनाइलिक अधूरा है, विनाइलिक हैलाइड होगा, ठीक है। अब इसमें बेस क्या है कि इसमें X जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा दोनों के अंदर। इसमें भी sp2 होगा और इसमें भी sp2 होगा। लेकिन फिर ये दोनों अलग क्यों हैं अभी समझ में आ जाएगा। आ जाओ समझते हैं। यहाँ पे विनाइलिक हैलाइड की अगर मैं बात करता हूं तो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा वो कार्बन पहले से ही डबल बॉन्ड बना रखा होगा। वो कार्बन पहले से ही क्या बना रखा होगा? डबल बॉन्ड बना रखा होगा। कैसे? देखो, जैसे यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये हेलोजन इस कार्बन से कनेक्टेड है। अब इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इस और ये वाला क्या है? पाई बॉन्ड है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा?
sp2 हो जाएगा। तो अगर हेलोजन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है तो वो, और ध्यान रखना किसमें, सिंपल चेन में, सिंपल चेन जिसे एलिफेटिक आप कह सकते हो, जैसा कि कल मैंने बताया था एलिफेटिक सिंपल चेन। अगर कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, खुद डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब वो विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। डेफिनेशन देखो, हेलोजन अटैच्ड डायरेक्टली टू ए डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन ऑफ एन एल्केन। अगर एल्केन में जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्टेड है वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है या खुद डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ध्यान रखना वो क्या हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। डन है? चलो अब अगला देखो, जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में दोनों में डिफरेंस है कुछ। क्या डिफरेंस है? आ जाओ। अगला है एरिल हैलाइड। सेम चीज है कि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, लेकिन डिफरेंस क्या है अभी समझ में आ जाएगा। यहां पे एक एलिफेटिक चेन थी और यहां पर एक एरोमेटिक चेन है, बस यही डिफरेंस है कि sp2 कार्बन यहां पे एलिफेटिक में है और वहां पे एरोमेटिक में है, बस यही डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर sp2 कार्बन एलिफेटिक में होगा तो विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा, sp2 कार्बन एलिफेटिक में होगा एलिफेटिक में होगा तो विनाइलिक हो जाएगा, और sp2 कार्बन अगर एरोमेटिक में होगा तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक में होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? एरोमेटिक में होगा, जैसे ये एरोमेटिक बेंजीन है, अगर बेंजीन में sp2 होगा, sp2 कार्बन अगर एरोमेटिक में होगा तो वो क्या हो जाएगा? एरिल हैलाइड। दैट्स इट, बहुत आसान। चलो एक बार डिटेल में देखते हैं। अगर हम बेंजीन में से किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा देंगे तो ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है, बल्कि बेंजीन के सारे ही कार्बन sp2 कार्बन है। बेंजीन का हर कार्बन sp2 कार्बन है। तो इस कार्बन से जैसे मैंने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है। अब इस sp2 कार्बन को, इस sp2 कार्बन को अगर मैं देखूंगा तो कहाँ है ये एरोमेटिक में है। कहाँ है? एरोमेटिक में, इसलिए इसे एरिल हैलाइड कहा जाता है। दैट्स इट। हेलोजन अटैच्ड डायरेक्टली टू एन sp2, यहाँ आएगा sp2 कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक बेंजीन रिंग। अगर हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है तो उसे आप बोल देना एरिल हैलाइड। दैट्स इट। अगर हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है तो उसे आप क्या बोल सकते हो? डायरेक्टली एरिल हैलाइड। दैट्स इट। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमने दोनों चीजें देखी कि विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड क्या होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें एक कॉमन पॉइंट है, बट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन दोनों में अलग अलग जगह होगा, एक एलिफेटिक में और एक एरोमेटिक में। बस यही डिफरेंस, और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। अब अगला पार्ट आता है बच्चों हमारे पास एलिलिक और बेंजाइलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या होता है और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, इसको समझते हैं बहुत आराम आराम से। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे एलिलिक हैलाइड की, तो एलिलिक हैलाइड में जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, एलिलिक हैलाइड में, अच्छा इनमें भी कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है, वो क्या कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा। पर डिफरेंस है छोटा सा। क्या डिफरेंस है? एक एलिफेटिक में होगा और एक एरोमेटिक में होगा। कैसे? आओ समझाता हूं। अगर मैं एलिलिक की बात करूं तो एलिलिक में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। क्या है? sp3 है। लेकिन उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है, उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है उसने डबल बॉन्ड बना रखा है। जब उसने डबल बॉन्ड बना रखा है तो वो कैसा होगा? sp2 होगा। यस या नो? तो अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है और उसके पास वाला कार्बन, जस्ट पास वाला कार्बन sp2 है, तो वो हो जाएगा एलिलिक हैलाइड। लेकिन ध्यान रखना एलिफेटिक में, ये किस में होगा? एलिफेटिक में। वहीं पे बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है सर? सेम है, एज इट इज सेम, कोई नई चीज नहीं है। हेलोजन
जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, sp3 है। तो ये कार्बन sp3 है, इसका मतलब ये इसके एक बॉन्ड ये बन रहा क्लोरीन के साथ, एक बॉन्ड बेंजीन के साथ बन रहा है, बाकी दो क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो सर ये बात तो समझ में आ गई कि हेलोजन एक sp3 कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन जस्ट जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा होगा, sp2। क्या यहाँ पे sp2 कार्बन होता है बेंजीन का, बेंजीन के हर कार्बन ही sp2 होते हैं सर। तो इसका मतलब क्लोरीन, क्लोरीन मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किससे जुड़ा होगा, sp2 कार्बन से। दैट्स इट, इतना ही है खेल कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो sp3 होगा, लेकिन उसके बाद वाला कार्बन sp2 होगा। अब उसके बाद वाला कार्बन जो sp2 है वो sp2 अगर एलिफेटिक में है तो क्या हो जाएगा, एलाइलिक, और वो sp2 कार्बन अगर एरोमेटिक में है तो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक। दैट्स इट। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्लासिफिकेशन का ऑलमोस्ट 80% पार्ट यहाँ कवर हो जाता है। अब 20% पार्ट बचा है, उसको भी एक बार खत्म करते हैं। चलो आओ, अब यहाँ पे विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में एक छोटा सा डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है। आओ देखो, विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। सबसे पहले इसका बेस देखेंगे, यहाँ पे विनाइलिक हैलाइड की बात होगी और यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड की बात होगी। आओ समझते हैं। विनाइलिक हैलाइड में पोजीशन ऑफ एक्स, एक्स की पोजीशन की बात करेंगे कि भाई एक्स की पोजीशन क्या है, एक्स की पोजीशन क्या है, एक्स कौन सा एक्स, एक्स से कुछ याद तो नहीं आ रहा, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की, सर मेरे को तो मेरी एक्स याद आ गई, ऐसा तो नहीं है। एक्स से कुछ याद नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर डिस्टरबेंस हो जाएगा। डायरेक्शन पढ़ाई पे रखनी है, एक्स पे नहीं, ठीक है। आओ, उसके बाद हमारे पास अगर पोजीशन ऑफ एक्स, हेलोजन की पोजीशन की बात करूं, अगर हेलोजन डायरेक्ट डबल बॉन्ड, ध्यान रखना, अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, और इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, तो हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसने क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड, तो वो क्या हो जाएगा, विनाइलिक। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। वहीं पे अगर हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है, ध्यान से देखना, ऑन sp3 कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड, अगर हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद तो क्या है, sp3, लेकिन उसके अगला कार्बन जो है वो कैसा है, sp2, तो वो क्या हो जाएगा, एलिलिक हैलाइड। अब जैसा कि पीछे बताया मैंने, आ जाओ पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखो, एलिलिक हैलाइड, हेलोजन एक sp3 से कनेक्टेड है और वो sp3 sp2 से कनेक्टेड है। और उससे पीछे अगर अपन चलेंगे तो एलाइ विनाइलिक, विनाइलिक में हेलोजन डायरेक्ट ही ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो ये खुद कैसा है, sp2। इससे आसान भाषा में मुझे नहीं लगता आपको कोई समझा सकता है। आगे आओ, नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। अब CX बॉन्ड के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। देखो, अगर मैं CX बॉन्ड के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो हमारे पास जो X जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन यहाँ पे कैसा होगा, वो कार्बन यहाँ पे कैसा होगा, वो कार्बन यहाँ पे sp2 होगा। सर ऐसा क्यों होगा, ये वाला पॉइंट हमको समझाओ एक बार। ऐसा इसलिए होगा जैसे हेलोजन है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जिसने क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड। क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड। तो ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है। कैसा कार्बन है, sp2। वहीं पर यहाँ पर हेलोजन, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जिसके बाद वाले कार्बन ने क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन कैसा होगा, sp3 होगा। ये वाला कैसा होगा, sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जिसने क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड। वहीं पे हेलोजन एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जिसका अगला वाला कार्बन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। दैट्स इट। तो ये एलाइलिक और विनाइलिक में मेजर डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर रिएक्टिविटी की बात करता हूँ, ये पॉइंट अपन आराम आराम से समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे रिएक्टिविटी विनाइलिक में वेरी लो, कम होती है, और वहीं पे
एलाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी हाई होती है। सर ऐसा क्यों होता है, आओ समझाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एसएन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की बात हो रही है। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है मेरे को ये बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, तो 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में, जिसमें पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनेगा, पहला कार्बोकेटाइन बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले कार्बोकेटाइन बनता है और फिर कार्बोकेटाइन किस में बदलता है, प्रोडक्ट में। तो SN1 रिएक्शन के लिए ये लो क्यों है, लो रिएक्टिव क्यों है, और ये हाई रिएक्टिव क्यों है, ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं। देखो अगर आप यहां पे देखोगे तो X जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। जब ये रिएक्शन होगी तो ये X यहां से निकल के जाएगा, और जब ये X यहां से निकल के जाएगा तो ये X माइनस में जाएगा और ये C प्लस बनेगा। और sp2 कार्बन पे, sp2 कार्बन पे प्लस अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल। इसीलिए ये जो कार्बोकेटाइन है ये अनस्टेबल होगा, तो ये रिएक्शन आसानी से नहीं होगी। समझ आ रहा है। वहीं पे अगर मैं इसकी हाई होने की पॉसिबल, क्यों है ये हाई वो समझाऊं तो क्या होगा, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद वाला कार्बन, पहले नहीं बना रहा, उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। अब ध्यान से समझना, ये वाला जो कार्बन होगा ये sp3 है, ये वाला कार्बन क्या है, sp3 है, ये वाला कार्बन sp3 है। इसीलिए हमारे पास इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला कार्बन sp3 है, और जब हैलोजन यहां से हटेगा, जब हैलोजन यहां से हटेगा तो यहां पे आएगा प्लस और यहां पे आएगा माइनस। हैलोजन पे आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस। अब समझना मेरी बात, ये प्लस स्टेबल होगा क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड वाले sp2 कार्बन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। चलो उतना डीप में नहीं जाते हैं, पर ये sp3 कार्बन पे क्या है, प्लस है, और sp3 कार्बन पे प्लस थोड़ा स्टेबल होता है sp2 के कंपैरिजन में। इसीलिए ये थोड़ी सी हाई रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये स्टेबल है, आसानी से बन सकता है, पर ये कम स्टेबल है, आसानी से नहीं बनेगा। बस यही मेजर डिफरेंस है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं, ये वाला पार्ट भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद कितने मिनट की होगी क्लास, सर सर कितने मिनट की होगी क्लास, माइक कहाँ से, इसको बंद कर दो। ठीक है, आवाज आ रही है ना, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हम, जैसे हमने विनाइलिक और एलाइलिक में डिफरेंस देखा था, वैसे ही हम एरिल और बेंजाइलिक में भी डिफरेंस देखने वाले हैं। चलो आओ इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं बेस की बात करूं तो सबसे पहले बेस यहाँ पे पोजीशन ऑफ एक्स होगा। बेस क्या होगा, पोजीशन ऑफ एक्स। अब पोजीशन ऑफ एक्स का मतलब आओ समझते हैं। एरिल हैलाइड देखेंगे पहले, फिर बेंजाइलिक हैलाइड में देखेंगे। सबसे पहले एरिल हैलाइड में देखते हैं। आओ देखो, अगर डायरेक्टली ऑन द एरोमेटिक रिंग, अगर हैलोजन सीधा किस में जुड़ा है, बेंजीन रिंग में जुड़ा है डायरेक्ट, तो वो तो हो जाएगा एरिल हैलाइड। और वहीं पे बेंजाइलिक हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो हैलोजन जुड़ा तो होगा, हैलोजन जुड़ा तो होगा, किससे जुड़ा होगा, बेंजीन से, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा, बल्कि उस हैलोजन और बेंजीन के बीच एक कार्बन आ जाएगा। हैलोजन और बेंजीन के बीच क्या आ जाएगा, एक कार्बन आ जाएगा। समझ आया, बस ये ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है।
चलो आओ, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX कार्बन, मतलब C कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। यहाँ पे बताओ ये जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बेंजीन के हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सेम यहाँ पर भी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सर ये sp3 क्यों होगा? क्योंकि ये कार्बन sp3 इसलिए है क्योंकि एक बॉन्ड इसने ये बना रखा, एक बॉन्ड ये बना रखा, और बाकी दो इस पे क्या जुड़े होंगे? हाइड्रोजन। समझ आ गया? तो ये sp3 है, लेकिन उसके बाद वाला क्या है? sp2 है। बट हम तो इस कार्बन की बात कर रहे हैं ना जिससे डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा है, तो वो sp3 है, तो sp3 हो गया। आगे देखो, यहाँ लिखा भी है कि ऑन sp3 कार्बन अटैच्ड टू रिंग, sp3 कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो किससे जुड़ा होगा? एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा। समझ आया? ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर ये बेंजीन है जिससे डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्लोरीन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर वो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन से। जैसा कि हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन से। तो वही वाली बात है, बेंजिल क्लोराइड इसका नेम हो जाएगा। बाकी नोमेनक्लेचर तो अपन आगे चल के फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो तो अलग बात हो गई। उसके बाद अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो इसकी रिएक्टिविटी वेरी लो होती है। SN1 रिएक्शन क्यों होती है? बहुत ही सिंपल, 2 मिनट पहले बताया, सेम कंसेप्ट लगाना है कि यहाँ पे जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ आपको। चलो, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है और इस पे क्या जुड़ा है? हेलोजन। तो ये कार्बन क्या है? sp2 है। ये कार्बन sp2 है। जब हेलोजन यहाँ से निकल के जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। क्या ये प्लस sp2 पे स्टेबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करूँ तो बेंजीन है। अब बेंजीन पे कोई कार्बन है और उस कार्बन पे हेलोजन है, हेलोजन निकल के चला गया, इस पे क्या आया? प्लस आया। ये प्लस ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये कौन से कार्बन पे हैं? sp3 कार्बन पे। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? हाई, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो स्टेबल है। पर इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? लो, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो अनस्टेबल है। तो इस तरीके से ये रिएक्टिविटी वाली बात भी हो गई कि इसकी रिएक्टिविटी हाई और इसकी रिएक्टिविटी लो। उसका कारण आप यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी बॉन्ड भी दे सकते हैं कि रेजोनेंस है, इस बॉन्ड को तोड़ना भी आसान नहीं है। आसानी से बॉन्ड आप तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ क्या मिलेगा? रेजोनेंस मिलेगा बेंजीन रिंग की वजह से। यहाँ आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, जो यहाँ कार्बोकेटाइन X को हटने के बाद बनेगा, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी हाई भी होती है। तो ये सेकंड लास्ट पार्ट खत्म है और अब लास्ट पार्ट बचा है जो कि मात्र 2 मिनट का या 3 मिनट का है। खेल खत्म। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड क्या होता है? वैसे मैंने पहले बता चुका इसी लेक्चर में, पर एक बार रिपीट कर लेते हैं। आ जाओ। अगर हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो या तो बाकी 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हो, पहली सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 तो हाइड्रोजन से जुड़ा हो और एक जुड़ा हो कार्बन से। तो ये जो कार्बन होंगे ये दोनों ही कार्बन 1 डिग्री कार्बन होंगे। तो ये जो हेलो एल्केन होंगे ये प्राइमरी हेलो एल्केन होंगे। कैसे होंगे? प्राइमरी हेलो एल्केन। तो ये प्राइमरी हेलो एल्केन क्यों होंगे? क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है या तो वो किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, सारे हाइड्रोजन है, या वो एक और कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री है। जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर 1 डिग्री है तो प्राइमरी हेलो एल्केन। वहीं पे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा हो, अगर वो कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा हो तो ये कार्बन कैसा कार्बन होगा? 2 डिग्री कार्बन। तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सेकेंडरी जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा सेकेंडरी हेलो एल्केन। सेकेंडरी हेलो एल्केन, दैट्स इट।
अगर हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 3 अलग-अलग कार्बन से जुड़ा हो, 3 अलग-अलग कार्बन से जुड़े हो, तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन होगा और इसे बोला जाएगा टर्सरी हेलो एल्केन। टर्सरी हेलो एल्केन तो 3 तरह के होते हैं। एक टर्सरी हो गया, सबसे पहले आप वो देख सकते हैं। सेकेंडरी जो मैंने ये वाला बताया, और प्राइमरी ये रहा। तो इस तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन खत्म होते हैं और आज के लेक्चर को भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।